हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जा कर के वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। उसमें हम लोगों ने 9 क्वालिटीज़ को डिस्कस किया था। पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन है। तो इन तरीके की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक लीडर को एक अच्छा इन्फ्लुएंसिंग पावर देती है और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, टाइम टू टाइम उनको या उनका काउंसलिंग कर सकता है। एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के स्टाइल के बारे में। First we have is leadership style refers to behavior pattern. Okay, leadership style क्या रेफर करता है? behavior pattern को रेफर करता है। Okay, behavior से रिलेटेड है। हम लोगों ने लीडरशिप का भी जब डेफिनेशन देखा था, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? बिहेवियर पैटर्न्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज अ लीडर। ओके, एक बिहेवियर जो है वो कैसे दूसरे को प्रभावित कर सकता है, या हम दूसरे के बिहेवियर को कैसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक लीडर दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है तो वो उसको अपनी ओर या उस ओर टर्न करवा लेता है जिस ओर उसके ऑब्जेक्टिव हो, या जिस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें उससे काम लेना है। सो बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट्स, लीडर क्या रिफ्लेक्ट करता है, लीडर का बिहेवियर कैसा है, लीडर क्या है, क्या करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, उसका नॉलेज क्या है। ओके, वो सोशल स्किल उसके अंदर कौन कौन सी हैं। तो सारी चीज़ों को हम एक लीडर के अंदर देख पाएंगे तभी जब हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, जब वो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। द वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन और द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो जो उसका बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो लीडरशिप स्टाइल रिफ्लेक्ट द बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट हिज रोल। वो अपने रोल को रिफ्लेक्ट करता है, किस बिहेवियर के साथ, धैर्य के साथ काम कर रहा है, ओके, पेशेंस के साथ काम कर रहा है, विथ नॉलेज, नॉलेज के साथ काम कर रहा है, चीज़ों को वो अरेंज कर रहा है। वो जो भी काम कर रहा है वो एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है। जितने भी फॉलोवर हैं वो उसको कॉपी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और वो जो एक्टिविटी करेगा वो लोगों को करवाने के लिए करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अ लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी का रिजल्ट है, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ लीडर। लीडर का पर्सनालिटी कैसा है? अगर हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की तो ये पर्सनालिटी पे भी बेस्ड होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये पर्सनालिटी का भी रिजल्ट है। जैसा हमारा लीडर का पर्सनालिटी होगा, जैसा उसका अपीयरेंस होगा, जैसा वो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करेगा अपीयरेंस के साथ, वैसा ही हम बोल पाएंगे कि उसका जो स्टाइल है वो कैसे हम डिनोट कर पा रहे हैं, पर्सनालिटी के साथ, उसके आउटलुक के साथ, उसके बिहेवियर के साथ। देन एक्सपीरियंस, जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे सिचुएशन से होकर आज यहाँ तक आया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ए है और ए के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने 5 सालों में बहुत सारी चीज़ों को किया होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ या नंबर ऑफ पीपल के साथ उसने इंटरेक्ट किया होगा। डिफरेंट बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अगर उन 5 सालों में उसने नंबर ऑफ पीपल के साथ या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट किया है, उसने उनके बिहेवियर के बारे में जाना,
उनके स्किल के बारे में जाना, उनके नेचर के बारे में जाना, उनके प्रॉब्लम्स को सुना एंड देन आफ्टर उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही तो नहीं मिल गया। उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, अपने ओपिनियन को बताया, दूसरों की चीज़ों को सुना, उनके सजेशंस को सुना, नंबर ऑफ चीज़ों के साथ उसने बहुत सारी चीज़ें की, तब जाकर के उसके पास एक्सपीरियंस आया। एक्सपीरियंस हमें बहुत सारे सिचुएशन से ओवरकम होने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास किसी काम को करने का कोई तजुर्बा नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उस काम को परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि हम कैसे किसी काम को टाइम पर कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं। अगर हम किसी काम को कर दे रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहा है हमारा काम, अगर हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट किया और टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो वो चीज़ को हम हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं करवा पाए। अगर हमें प्रोडक्शन करना है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने का एक्सपीरियंस है तो हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि हमारा जो टाइम है विद इन अ टाइम हम प्रोडक्शन करके दे, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ये सारा कुछ हमें एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिल सकता है। लीडर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो हर चीज़ कर देता है या करवा लेता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम किताब को पढ़ते हैं तो हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमें कब क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये सारी कुछ हम लोग बुक से पढ़ करके सीखते हैं, नॉलेज हम लोग एक्वायर करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। ओके, एक जो है नॉलेज हमने एक्वायर किया और एक हमने जो प्रैक्टिकली किया, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो वो हमारा एक्सपीरियंस में काउंट होगा और उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारे को और ज़्यादा बेटर बनाने का प्रयास होता है। देन वैल्यू सिस्टम, उसका जो एथिक्स है, वैल्यू है, वो किस हिसाब से काम करता है। हर इंडिविजुअल का लाइफ में एक वैल्यू होता है, एक वो रूल को फॉलो करता है, एक एथिक्स को फॉलो करता है, जिसको वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को ब्रेक नहीं करूँगा, सिचुएशन मेरे फेवर में हो या सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में हो, बट द थिंग इज कि मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा, मैं केवल सत्य का साथ दूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा, मैं ऑनेस्टली काम करूंगा, सिचुएशन अगर फेवर में है या नहीं है। तो उस लीडर का जो वैल्यू होगा, उस लीडर का जो पर्सनैलिटी होगा, वो फॉलोवर के सामने आएगा। और जब वो फॉलोवर के सामने आएगा तो फॉलोवर क्या करेंगे, उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे और वो उसकी बातों को और ईजिली सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वो उसके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टाइल ऑफ फॉलोवर। ये फॉलोवर के स्टाइल्स पर भी डिपेंड करता है। हम हर व्यक्ति से एक जैसा बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम जानते हैं सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल रहते हैं तो उनका जो बोलने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, इंटरैक्ट करने का तरीका होता है, वो हर पीपल का या हर इंडिविजुअल का एक दूसरे से अलग होता है। तो यहां बोलता है कि इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फॉलोअर्स टाइप ऑफ फॉलोअर। किस टाइप का फॉलोअर है, हम उस हिसाब से, उस स्टाइल से उससे बात करेंगे या उससे कम्युनिकेट करेंगे। द एटमोसफेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो एटमोसफेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है या वर्किंग कंडीशन है, अगर वो अच्छा है वर्किंग इन्वायरमेंट, तो वहाँ के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हेल्दी महसूस करेंगे, टेंशन फ्री होकर के काम करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे और वो अपने काम को ईजी वे में करेंगे और परफेक्ट तरीके से करेंगे।
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हम किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक उतने परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाता और लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता। देन वो फिर एट द एंड वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का फॉलोवर है और उसकी के हिसाब से हम उसको सजेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब एक जगह काम करते हैं तो उनका नीड भी जो सेम नहीं होता है। वो अगर किसी काम से टेंशन में है तो ये ज़रूरी नहीं कि ए जिस बात के लिए टेंशन में है वही बी के लिए भी टेंशन का बात हो, तो बी के लिए कुछ और हो सकता है, ए के लिए कुछ और हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फॉलोअर्स पे कि हमें किस टाइप से के हिसाब से उसे कम्युनिकेट करना है एज पर द फॉलोवर। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द ऑथोरिटी। अगर हम लोग ऑथोरिटी पे डिपेंड करते हैं, देयर आर 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देन ऑथोरिटी के हिसाब से हम लोग 3 टाइप में लीडरशिप को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ए ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्रीलैंस लीडरशिप। First we will discuss autocratic. Under this style, the leader centralize all decision making power. Okay? इसके अंदर हम लोग बात करते हैं लीडर की, तो लीडर जो सारा पावर है वो सेंट्रलाइज कर देता है। ओके? सेंट्रलाइज कहने का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन होगा वो केवल और केवल किसके द्वारा लिया जाएगा? लीडर के द्वारा। ए जो है वो लीडर है, बी, सी, डी और ई ये सब ऑर्डिनेट्स है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी पावर बताया जाएगा वो कहाँ से आ रहा है? वो ए के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना। एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। अगर ए लीडर है तो वो सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? ए के हाथ में। बी, सी, डी और ई से रिलेटेड जितना भी डिसीजन है वो कौन लेगा? वो ए लेगा। और ए इसके लिए क्या है? सक्षम है। बॉस जो है वो कौन है? ए है। और ए पूरे लोगों को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। उन्हें वो बता रहा है कि आपने क्या काम करना है और आपने क्या कौन सा काम नहीं करना है। सेंट्रलाइज ऑल डिसीजन मेकिंग पावर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। जो पूरा कंप्लीट कंट्रोल है वो केवल और केवल लीडर के हाथ में होगा, जिसे हम बॉस भी बोल सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से हमें डिसीजन लेने में आसानी होगा। हम अपने सबऑर्डिनेट्स को ईजिली हर बातों के बारे में बता सकते हैं और उनसे वो काम करवा सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे। कम्युनिकेशन जो होगा वो वन वे होगा, वेयर सबऑर्डिनेट्स हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द मैनेजर। अगर हम लोग ऑटोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिसीजन लेने का पावर जो है वो बॉस के हाथ में, दैट इज लीडर के हाथ में। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। जो ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है वो मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जो काम मैनेजर बोलेगा वही काम हमारे सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बहुत सारे कामों को सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि एक बॉस है और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कमांड दे रहा है, ठीक है। तो कमांड जो है वो वन वे है। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो ए को ए से करवाया जा रहा है, बी को ए से करवाया जा रहा है, सी को, डी को और ई को। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि हम अपने काम को परफेक्टली पूरा करके दे पाए, है ना। अगर यहाँ पर
मोर देन वन बॉस आता है तो वैसे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो हम अपने सबऑर्डिनेट से परफेक्टली काम नहीं करवा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन हमने देखा वन वे हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन कमांड यहां से प्रोवाइड करवाया जा रहा है केवल वही काम किया जा रहा है एज पर द कमांड, जितना बोला जा रहा है उतना करके दिया जा रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडर इज डॉगमेटिक एट that is he does not change or wish to contradict. According to him both reward and punishment can be depending upon the result. ये बोलता है कि जो भी रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट एज वेल एज रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि कमांड जो दिया जा रहा है वो एक के द्वारा दिया जा रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है। तो यहां पर जो भी कमांड दिया गया, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट सही हुआ रिवॉर्ड, अगर रिजल्ट सही नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन। ओके, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी इस स्टाइल से संभव है। In many situations, like a factory where the supervisor is responsible for production on time and has to ensure labor productivity, quick decision is also facilitated. यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो कमांड और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो एक ही के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हम इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन्हें ईजिली समझा सकते हैं। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इस तरीके की जो स्टाइल है या जो हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ए, दैट इज ऑटोक्रेटिक, जिसमें हम लोगों ने जाना कि सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से मैनेज की जा रही हैं। बॉस जो है वो सेंट्रलाइज्ड कमांड दे रहा है, कमांड है किसी एक के द्वारा ही अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो अपने काम को परफेक्टली पूरा करके दे पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस तरीके का जो लीडर होता है या जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाने के लिए, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय एज पर द कमांड वो काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो भी रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिवॉर्ड एज वेल एज पनिशमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, डेमोक्रेटिक। ओके, डेमोक्रेटिक लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हम इसे बोल सकते हैं। A democratic leader develop action plans and makes decision in consultation with his subordinates. डेमोक्रेटिक लीडर जो है या इस स्टाइल के अंदर हमारा लीडर जो है वो जो प्लान बनाता है, वो जो चीज़ों को मैनेज करता है, करने से पहले वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है। ओके, फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो उनसे कंसल्ट करता है। ये बहुत अच्छा बात है कि हम जो एक्शन प्लान बनाया है या हमने जो प्लानिंग बनाया है तो वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर के डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उनसे जो एक ओपिनियन मिल सकता है वो हम उससे मांग सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी ये फील करेंगे कि हमको भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट माना जाता है, मुझे भी एक अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए। तो एक सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है
उसको ये लगता है कि जब मुझसे इतना काम लिया जा रहा है, मुझे इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो मुझे भी अच्छे से काम को परफॉर्म करना चाहिए। सो अ डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ हिज सबऑर्डिनेट्स। The next point we have is he encourages them to participate in decision making। एक अच्छा लीडर जो है वो क्या करता है, इंकरेज करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टू पार्टिसिपेट करने के लिए। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करता है। एंड गिव सजेशंस, और इन सेटिंग गोल्स, सजेशंस देने के लिए उन्हें बोलता है। अगर ये हमारा लीडर है ए, ओके, ए के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स है वो है बी, सी, डी और ई। इसने क्या किया, इन लोगों के साथ मिलकर के मीटिंग किया। मीटिंग करने में ये बताया कि ये हमारा प्लान है, आप लोगों का क्या सजेशन है, या आप लोग अपना अपना सजेशंस क्या दोगे अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ या अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ करने वाला हूँ। तो बी अपना सजेशन दे सकता है, सी अपना देगा, डी और ई ये भी मिलकर के अपना अपना सजेशंस प्रोवाइड करवाएंगे। और ए ये चाहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एट द एंड परफॉर्मेंस किसको देना है, बी, सी, डी, ई जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ही चीज़ें क्या करनी है, परफॉर्म करना है। जब हमारे सबऑर्डिनेट्स ही परफॉर्मेंस देने वाले हैं, अगर हम उनसे टाइम टू टाइम सजेशंस लेंगे और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे, तो उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। और जब किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो वो बहुत सारा काम ईजिली कर सकता है, जिसको हम सोच नहीं सकते, या हमको लगता है कि शायद वो व्यक्ति ये काम कर नहीं पाए। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है काम को करने का, तो वो ईजिली कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और इनकरेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज मोर कॉमन। ये जो स्टाइल है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये बहुत ही कॉमन है नाउअडेज, आज के टाइम पर। ओके, एज लीडर ऑल्सो रिकॉग्नाइज, लीडर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है। जिस प्रकार क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं और एक टीचर उनको पढ़ाने वाला होता है, लेकिन वो स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तो वो एक अपना स्ट्रैटेजी सेट करते हैं कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है, मुझे ये सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, ये टॉपिक पहले पढ़ना है, मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम जो है वो कॉमन होने वाला है, क्वेश्चन भी कॉमन ही आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रैटेजी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि एक का है कि मुझे केवल पास होना है, एक का है कि 90% मार्क्स स्कोर करना है, वो डिपेंड करता है। सो डैट दिस स्टाइल, ये जो स्टाइल है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये आजकल बहुत कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन हो गया है आज के टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करता है, और वो चाहता ये है कि मैं अपने लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से इंटरैक्ट कर पाऊँ, उनके बारे में जान पाऊँ, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाऊँ। देन आफ्टर मैं अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, और मैं अगर अपने प्लान्स को उनके साथ मिल करके डिस्कस करूँगा तो हो सकता है मुझे ज़्यादा अच्छा सजेशन मिल पाए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लानिंग बनाया है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ओके, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग बनाया है अपने ऑफिस में बैठ करके, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्चुअली कौन काम करता है, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देख रहे हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ रहे हैं, और हो सकता है कि वो अपने लीडर को भी समझा दें कि सर आप अगर इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि हमें
कम रिसोर्सेस में ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, या हम कम रिसोर्सेस को यूज़ करें और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो इस तरीके का जो स्टाइल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द डेमोक्रेटिक लीडर नीड्स टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस। ओके, द डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो क्या करना चाहिए, उसको नीड टू रिस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन and support subordinate in performing their duties and achieving organizational objective। जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो रिस्पेक्ट करता है या करना चाहिए, नीड्स टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका, अदर्स, दूसरे के ओपिनियंस का। अगर एक व्यक्ति सोच ले कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ, केवल मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो काम बताऊँगा वही किया जाएगा, मैं जो ऑर्डर दूंगा, मैं जो कमांड दूंगा, केवल उसको ही परफॉर्म किया जाएगा, तो हो सकता है हमारे सबऑर्डिनेट्स लॉन्ग टाइम तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए या अपना बेस्ट वो अपने साइड से नहीं दे पाए। लेकिन अगर हम वहीं पर उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके द्वारा जो सजेशंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, हम उस सजेशन को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली और अच्छे तरीके से रन करवा पाए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सच लीडर्स एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। और इस तरीके का जो लीडरशिप होता है या जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। ओके, तभी जाकर के हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे, है ना। हमने उन्हें ड्यूटी बता दिया, अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनका वैल्यू नहीं करेंगे या उनके सजेशंस को मानेंगे नहीं, केवल हाँ ठीक है तुम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, तुम तो हमारे सबऑर्डिनेट्स हो, तुम्हारा क्या वैल्यू है, तो इस तरीके से हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे, डीमोटिवेट कर देंगे। और जब हम उन्हें डीमोटिवेट करेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरीके का लीडरशिप में कंट्रोल जो है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से हम कर पाते हैं, क्योंकि हम उनसे क्या करें, टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके सजेशंस के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप विंस ग्रेटर कॉन्फिडेंस। ओके, इस तरीके का जो लीडरशिप है उसमें हम क्या जीत सकते हैं, कॉन्फिडेंस को जीत सकते हैं। कॉपरेशन, लॉयल्टी एंड इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप, इट रेजेज मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ये क्या चीज को रेज करता है, मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स को रेज करता है, और इसके अंदर हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, और लीडर में भी बिल्डअप होगा। क्योंकि लीडर अगर सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर के काम कर रहा है, वो उन्हें वैल्यू कर रहा है, वो उनके सजेशंस को सुन रहा है, तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी लीडर के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। एक साइड तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, या उनके सजेशंस को सुन रहे हैं। देन आफ्टर सबके सहयोग से, सबके सपोर्ट से हम वो काम को पूरा करेंगे, तो हो सकता है हमारे एम्प्लॉय सोच रहे होंगे कि शायद हम कहीं और मूव ऑन कर जाए, तो वो इस चीज़ को ड्रॉप कर दे और वो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक बने रहे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में वो ज़्यादा सोचे। तो इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं और लॉयल्टी भी बिल्डअप कर रहे हैं। वो एम्प्लॉय जो है वो हमारे प्रति ही लॉयल होगा, है ना। उसको पता रहेगा कि चलो ठीक है, हमें दूसरे कंपनी से थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ वैल्यू है, हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमारे सजेशंस का या ओपिनियंस का यहाँ पर वैल्यू किया जाता है, उसे भी डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है या प्लान में उसको भी शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सबऑर्डिनेट्स के मोरल को और
बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, ओके, फ्री रेन लीडरशिप। ये बोलता है द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर जो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं या इंडिपेंडेंस दे देते हैं। एंड फ्रीडम, हमने उन्हें छूट दे दिया है कि ठीक है तुम्हारा ये काम है, तुमको करना, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें यहाँ पर इतने समय तक रीच करना है और इतना हम इसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। ये मैंने आपको दे दिया और आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करके कर सकते हो। यहाँ पर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम हम दे देते हैं अपने फॉलोवर को टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। ओके, एक डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद अगर हम उन्हें छूट दे देते हैं कि ठीक है ये रिसोर्सेस है, ये चीज़ है, तुम्हें मैनेज करना है और हमें इतना ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, अब आप प्लानिंग कर सकते हो, अब आप चीज़ों को सही ढंग से या सही तरीके से पूरा भी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क। जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और वो अपने हिसाब से रिसॉल्व करते हैं, रिसॉल्व देयर इश्यूज देमसेल्फ। ओके, द ग्रुप मेंबर वर्क्स ऑन देयर ओन टास्क, अपने टास्क पर काम करते हैं और उस टास्क से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है या किसी डिफिकल्टी को वो फेस करते हैं तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। द लीडर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम। ओके, जो वहाँ लीडर्स अवेलेबल होता है वो केवल सपोर्ट करता है और सप्लाई देम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है जो इंफॉर्मेशन उस टास्क को पूरा करने के लिए या उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिस इंफॉर्मेशन के तहत हम अपने बहुत सारे काम को इजीली कर पाएंगे। टू कंप्लीट द टास्क असाइंड एंड सबऑर्डिनेट्स अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। और वहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेट्स है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करेगा, है ना, वो एक ये चीज़ सोचेगा कि मुझे बॉस के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मैं अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा नहीं करूँगा तो हो सकता है सेकंड टाइम बॉस मुझ पे फेथ ना करे या बॉस मुझ पे उतना ध्यान नहीं दे या मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे, तो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम को पूरा परफॉर्म करने का प्रयास करता है। इट मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर। इसका मतलब होता है कि हम दूसरों के कामों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड हमें जो डिसीजन लेना चाहिए वो हम थोड़ा उन पे भी छोड़ देते हैं कि ये तुम्हारा टास्क है, तुम इससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो, तुमको मैंने रिस्पॉन्सिबल बनाया है, तुम अपना काम इस तरीके से कर सकते हो। थैंक यू।